बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम देखने का नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जो नए आने वाले हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और जो जा रहे हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हर आदमी की अपनी-अपनी मजबूरी होती है और कुछ टाइम होता है मदद का, और अब नहीं कर सकते। बहुत मेहरबानी आपकी। जनाब, आज के मेरे मेहमान हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ और मेरे मेंटर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जनाब शाहीन सबाई साहब। शाहीन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। और आप सबके जो पैट्रन्स और देखने वालों सबको मेरा सलाम प्लीज। बहुत शुक्रिया शाहीन सबाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। शाहीन साहब, एक मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक बहुत ही मेरे पास एक इमेज आई है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। उससे कुछ जुड़ी हुई बात है पाकिस्तान की। ये एक ओह अच्छा। अच्छा। छोटी ये एक छोटी खातून है, ज़हरा जी। सबाई इनका नाम है, और ये लिखती हैं, "My mom and dad are from Pakistan and my grandfather is the most famous journalist in Pakistan. I have gotten recently barred from my country because my grandpa and the Pak army are fighting, and they have barred him from बाढ़। Pakistan, and I have the same last name. So if I go to Pakistan, I will get arrested." 10 साल की हैं माशाल्लाह ज़हरा सबाई, आपकी जी पोती ये हैं। जी ये जारा का ये मुझे मैसेज आया था, फिर मैंने उनसे बाकायदा परमिशन ली कि जी क्या वुड यू अलाउ मी टू पुट इट ऑन ट्विटर, एंड तो उन्होंने बाकायदा परमिशन दी। यहाँ के बच्चों का ये पढ़ाई का रिवाज है कि जी आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मगर मुझे देख के ये एहसास ये हो रहा था कि छोटे छोटे बच्चों में ये फियर फैक्टर जो है ना, ये इतना ज्यादा दाखिल होता जा रहा है कि जी अगर लास्ट नेम भी किसी का मिलता जुलता है तो वो ये समझता है कि जी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको डर है। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे और बात कर रहे थे कि जो आपकी जो नीस है वो पढ़ाती हैं, और वो अपना फोन अपने कमरे में अपने ऑफिस में नहीं सुनती बल्कि बाहर लॉन में ले जाकर फोन पे बात सुनती है, क्योंकि ये फियर फैक्टर जो है ये बड़ा एक तरह से खौफनाक भी है और एक तरह से खतरनाक भी है खुद अपने रिजीम के लिए, कि ये कब तक इस तरह का ये फियर का जो एनवायरनमेंट है और ये एटमॉस्फेयर है इसको ये काबू रख सकेंगे, और ये इसका नतीजा आखिर क्या होगा जब ये फटेगा ये मामला, तो फिर क्या होगा। मुझे बड़ा ये तो बच्चे बच्चों में अब ये बात तो यानी समझ आ रही है, और वो इसका एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं कि जी ये देखें ऐसी ऐसा सिचुएशन है। अल्लाह खैर करे प्लीज। सबाई साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जितनी खबरें मेरे साथ पाकिस्तान में आ रही हैं, पिछले हफ्ते कुछ और साहब एक आए थे, उन्होंने बताया कि पहले तो हम गरीब के ऊपर तरस खाते थे कि देखो कितना जुल्म हो रहा है, बेचारे के साथ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, पटवारी क्या कर रहा है, जिम्मेदार क्या कर रहा है, वडेरा क्या कर रहा है। कहता है जो वो बेचारा अपनी ज़िंदगी खौफ में रहता था, डर-डर के रहता था, हाथ जोड़-जोड़ के साईं माफ़ कर दो, साईं ये कर दो, मुझे माफ़ कर दें जी, मेरे से गलती हो गई। कहता है अब ये हमारी मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास और अमीर तबके में भी, कि अब तो सर खौफ का इन्होंने इस तरह का ये कर रहे हैं। और ये मैं बता इसलिए रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मायूसी फैलाने के लिए, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ये कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि उनका खौफ कितना बढ़ता जा रहा है, और जी। इससे भी पता चल रहा है कि उनका वक़्त बहुत कम है। इसलिए कि सर, एक मुझे बहुत सीनियर अफ़सर ने, हाल ही में रिटायर हुआ है, उसने मुझे बताया फ़ौज का, वो कहता है कि सर, ये अगर दिन में हमारा बेटा या मेरा भाई या मेरा कोई भांजा या भतीजा या मेरा कोई बड़ा जो है, वो अगर कहीं भी कोई व्हाट्सएप में कोई ट्वीट पे कुछ इस तरह कर दे, तो मुझे पैगाम आता है कि उसको बाज़ कर दो, वरना शाम को आके उसकी माँ को, अब बाकायदा कहते हैं, उसकी माँ को, उसकी बीवी को और उसकी बेटी को उठा लिया जाएगा, या तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बेटी को उठा लिया जाएगा, और उठा के भी ले जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। शायद वो वाली हरकतें अब उन्होंने बंद करने की जो पहले थी,
लेकिन सर ये हमारे जो हमारा जो निज़ाम था, हमारी जो इक़्तिदार थी, हमारे में कभी भी हमने शायद पता नहीं किसी सेगमेंट में शायद होती हो, इस तरह की हमने बर्बरियत ख़वातीन के खिलाफ कभी नहीं देखी कि सर इसको आप घरों से दरिंदगी कहना चाहिए सर, दरिंदगी। ये कोई इंसानों की बातें हैं ये कि आप ज़राअत करना चाहते हैं और अगर कोई मुखालफत करेगा तो आप उसकी माँ बेटियों को उठा के ले जाएंगे? यार किस किस्म के लोग हैं? आप बर्बरियत की बात कर रहे हैं आप। इनको तो मेरा ख्याल है कोई समझ नहीं है कि ये किस दुनिया में रह रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। इस तरह की बर्बरियत और ये दरिंदगी कब तक चलाएंगे? ये क्या हर एक को मार देंगे? ये हर एक को पकड़ के और वो नंगा करके और वो फिल्में लगाएंगे और फिर ये खुद बचेंगे क्या? क्या पाकिस्तान में ये रह सकेंगे अगर इनको जरा सा भी झटका लगा? तो ये तो सब अजीब और गरीब कहानियां ये पेश कर रहे हैं और ये तो मैडनेस है। ये जिसे कहते हैं ना डेस्परेडोज। डेस्परेट जो आदमी हो जाए उसको फिर कुछ पता नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, बस वो करे जाता है जब तक वो या तो खत्म नहीं होता या बड़ा गर्क नहीं होता सारा। तो ये तो डेस्परेट हरकतें हैं बिल्कुल। बिल्कुल, जो आप सही कह रहे हैं कि ये डेस्परेशन की याद है। और सर मैं इसके साथ ये बात बताता चलूँ कि इनकी बदमाशी का हद ये है कि जो अफ़सर कॉल करता है ना, वो मेजर कोई कर्नल, ये मेजर कर्नल करते हैं, ब्रिगेडियर से ऊपर जाते नहीं है शायद वो अपने आप को बाकायदा तारुफ कराता है। और अगर किसी फौजी अफसर को कर रहे हैं तो वो तो कहता है सर मैं फलाना, अच्छा कई जी कई तो कहते हैं सर मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके साथ फलानी जगह यूनिट में या फलाने ब्रिगेड में था। मतलब वो अपने जो बेचारे शर्मिंदा होते हैं वो माफी मांग के पैगाम देते हैं, जो बदमाश उचक्के होते हैं वो खोल के, और उनको डर भी नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो शायद समझते हैं कि ताहयात ये लोग जिंदा रहेंगे और ताहयात इनके पास ताकत रहेगी हुकूमत करें, और हाँ कभी भी बिल्कुल। इनको है सर। इनसे पहले जो आए थे वो भी तो ताहयात ही आए थे ना जी। वो उनकी हयात कहाँ गई और वो है किधर अब? ये भी तो ढूंढे जरा। आप ये कह रहे हैं डर की बात, ये बड़े बड़े लोगों के डर की। आपने शायद वो देखी हो, हमारे एक कलीग ही थे पाकिस्तान में, एक माइनॉरिटी सिख हमारे दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, वो एक टीवी चैनल में काम करते थे। आई थिंक ही वाज द ओनली जर्नलिस्ट, बल्कि हर, उनकी एक हर, हरमीत सिंह सर, जी वो जी जी मैं जी जिस चैनल में था ना, जी पब्लिक न्यूज में, ये उसमें जी था, जी मेरे मिला भी, वो बहुत ही शरीफ, बड़ा भला बच्चा, बड़ा नेक। जाहिर है देखिए एक माइनॉरिटी है, सिख है, यंग आदमी है, टीवी में आया है, वो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके खिलाफ या कोई स्टेट के खिलाफ या किसी जनरल के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ कोई ऐसी बात करेगा जो कि उसको पता हो कि जी ये इसका रिएक्शन होगा? वो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो अपनी प्रोटेक्शन में और अपनी अपने नौकरी बचाने में हमेशा लगे रहेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपना प्रोफेशनल काम कर रहा था। अब मैं ये देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जी उसको भी एक पीपल्स पार्टी की मिडिल क्लास भी नहीं कहना चाहिए। ये जो जी बिल्कुल, ये जो आपने जो तस्वीर लगाई है, ये खातून जो राइट साइड पे बैठी हैं, ये हैं शाजिया हमारी साहिबा। जब ये पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुई थी या हुई थी, या जरदारी साहब का दस्त शफकत इनके ऊपर नहीं आया था, और उसके बाद फिर ये लेफ्ट साइड की तस्वीर देख लें। इनके शान में कोई उसने कोई गुस्ताखी कर दी या इन्होंने समझा कि जी मेरी शान में गुस्ताखी की है, इनको नौकरी से निकलवा दिया। अजीब व गरीब यानी ये हालात है। ये छोटे छोटे जो लोग जब बड़े हो गए पैसे लेके, वो भी ये काम करने लगे जो ये पहले बड़े जागीरदार और फ्यूडल लॉर्ड ये लोग करते थे, और हम्म। उसको अब सड़क पे फेंक दिया उठा के। आपके पॉलिसी आपकी ये है कि आपके कनाडा में सर सिखों की वो रेफरेंडम हो रहा है खालिस्तान के लिए, और हम सब बड़ी तालियां बजा रहे हैं कि जी 1 लाख 2 लाख लोगों ने आके वोट दिए और ये किया और बड़ी तारीफें हो रही है। और वहां एक बेचारा सिख जो जर्नलिस्ट था जो बहुत ही मामूली काम कर रहा था, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको आपने नौकरी से निकाल दिया। हद है ये। यानी ये कहाँ तक सरायत करेगी ये जो खौफ और ये जो रऊनत रऊनत क्या कहना चाहिए, ये जो है हर एक पैसे आ गए तो इसका मतलब है कि बस मैं मुल्क का बादशाह हो गया, मैं फिरौन हो गया। अल्लाह माफ करे, इनका बड़ा बुरा हशर होगा सर। और हमने तो कहा है, मैंने तो ऐलान किया है कि मैं इस यंग आदमी की सपोर्ट करूंगा और पूरी तरह इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको कोई
नौकरी भी दे और इसको सपोर्ट भी करें। यानी ये पाकिस्तान का अगर हमने ये इमेज पेश करना है कि एक आदमी हमें बर्दाश्त नहीं है और वो भी कुछ नहीं कर रहा, तो ये क्या इमेज है फिर? ये अब बातें बातें तो हम बहुत करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं ये है। सर, ये जो आपने तस्वीर इसकी पैदा की है, ये कहाँ से की है? ये जो ये दाईं तरफ वाला है, जब सियासत से पहले की थी? ये पुरानी एक तस्वीर है और ये अभी हाल ही की तस्वीर है। ये सेनेटर बनने के बाद की है और मेरा ख्याल है कुछ वो मरियम नवाज से मुतासिर होकर कुछ इन्होंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी कराया होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन दोनों तस्वीरें दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। यू डोंट हैव टू कमेंट कि जी क्या है। हम्म। अच्छा सर, ये हरमीत का मैं बताऊं, ये बहुत ही अच्छा बच्चा था, और बल्कि मुझे बाकायदा इसको बुलवा के इंट्रोड्यूस कराया गया कि मेहदी साहब ये देखें, अच्छा ये हमारा सिख है, बड़ा वेरी वेरी पोलाइट एंड एन एक्सट्रीमली जी जी जी। इंटेलिजेंट एंड अ वेरी गुड प्रोफेशनल, बड़ा अच्छा एक प्रोफेशनल जाहिर था। है ही मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि वो एक माइनॉरिटी का हो के इस प्रोफेशन में, इस चैनल पे इतने यानी सेंसिटिव जगह पे वो आ रहा है और वो कोशिश कर रहा है। उसने 4-5 साल काम किया उसने, और बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कि उसने कि जो उसको खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो उसको निकाल दो खड़े खड़े। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा। और दिस इज द फेस ऑफ पाकिस्तान जो आपने दिखाना है। आप जाके वो जड़ावाला में क्रिश्चियंस का हमला होता है तो हर एक वहां पहुंचा होता है, हर एक वहां जाके जनाब तस्वीरें खिंचवा रहा है और अपनी बल्ले बल्ले करा रहा है कि जी मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और पीछे से आप देखें तो ये हो रहा है कि जनाब वो एक आदमी जो है उसकी आपको एक बात पसंद नहीं आ रही तो नौकरी से निकाल दिया उसको। ये जो आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं, ये चैनल तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं। जब ये शुरू हो रहा था, लॉन्च हो रहा था, तो इन्होंने वो एक बेग साहब है, बड़े मसरूफ आदमी है वो, जो कि यूसुफ बेग मिर्जा। यूसुफ रजा बेग साहब, वो हर जगह हर चैनल के लॉन्च करने में वो शामिल होते हैं। वो पता नहीं उनका अच्छा प्रोफेशन ही सर, है। थोड़ा सा बता दूं, यूसुफ बेग मिर्जा का कोई हिस्सा नहीं था चैनल के अंदर। नहीं होगा। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि जी आप आ जाएं हमारे साथ शामिल हो जाएं और ये साइन करें और ये करें। मैं कहा जी माफ करो भाई, आपने 10 चैनल खोले हैं और चैनल खोलने के बाद पता नहीं क्यों आपको निकाल देते हैं या आप खुद निकल जाते हैं। मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, तो मैं छोड़ दिया। और ये आप पता नहीं वो हैं या चले गए या क्या हो रहा है, मगर ये कि हर आदमी ये चैनल खोल रहा है और आप देख लें कि हर आदमी छोटी छोटी बात पे आप कोई खड़े होने के लिए किसी उसूल पे, किसी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, अपनी बात पे, वादे पे खड़े होने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। क्या हो रहा है ये आप देख लें कि क्या बुरी हालत कर दी है इन लोगों खैर, मेरे पास बहुत कहानियां हैं उस चैनल ने। की, चूंकि मैं 6 नहीं महीने रहा खैर हूं छोड़े लेकिन। सर, उस चैनल को हमने क्या छोड़े करना है सर, अपने। उसको किसी और वक्त पे। अच्छा सर, भुगते। जब आज बहुत जो खबरें मेरे पास हैं, मैं उन पर आपका तजिया मैं जल्दी से बताता हूँ। इमरान का साइफर केस, नैब के अंदर जो इस्तीफे हो रहे हैं, और केपी के एडवोकेट जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया है। लतीफ कोसा साहब के खिलाफ केस हो गए हैं केस पर। गुजरांवाला में, पिटीशन और रिबेलियन का। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन स्टे हो गया है। अलवी साहब वजीर कानून से दूसरी दफा मिले, बहुत उनके खिलाफ बंदूकें चला दी हैं पीएमएलएन ने, अता तारड़ ने। आबिद जुबैरी ने कहा है कि ये ऑफिसर सीक्रेट एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है, और इसी की बुनियाद पर मन घड़त फैसलों पर औरतों को कैद किया जा रहा है। अलवी साहब जो है, उनसे कहा है कि इलेक्शन डेट। अता बंदयाल ने अपनी आखिरी तकरीर की है। हमजा भाग गया सर आखिरी, अब सिर्फ मरियम रह गई, वो भी निकल गया। क्या? परवेज लाई के केस में बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिए आईजी के। बुशरा बीबी ने फाइल किया है कि भाई मेरे मुझे हरासा किया जा रहा है। और तोरखम बॉर्डर अभी तक सील है सर, नहीं खुला। ये बड़ी। अफगानिस्तान के जिरगे ने, हुकूमत ने कहा है कि 2 महीने की मोहलत है सारे कारोबारियों की, कि पाकिस्तानी रुपए में जी उन्होंने जी। कारोबार करना बंद कर देना है, वरना और गिरफ्तार हो पाकिस्तान जाएंगे। से तजारत बंद कर दें। अगर कोई जाएगा तो हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। हुकूमत दिखाए पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अफगान एम्बेसी के बाहर इतना बड़ा रश है सर, जितना कि आपको अमेरिका की एम्बेसी या जी दुबई जी जी। या केएसए के सामने नजर आता था। फिर सर ये चंद बयान है, तो इसके, ये ईरानियन जो डीजल क्रैकडाउन कर रहे हैं, इसके मैं अब आपसे इसका इम्पैक्ट की बात करेंगे। सिंध का होम मिनिस्टर कहता है हमने किसी सियासतदान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो 1000 और लोगों की जो लिस्ट है
वो ऐसी मनगढ़ंत है। चित्राल के अटैक की सर बहुत खौफनाक खबरें आ रही हैं। 1000 से ज़्यादा टीटीपी के टेररिस्ट आए हुए हैं। 40-45 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर चल के आए हैं जहां उन्होंने हमला किया। उससे ज्यादा खतरनाक है सर, आईडी ब्लास्ट हुआ है पेशावर में, पेशावर में वर्षक भी। रोड पे। अब ये जी, कहीं वो केपी के पिछले ननगहार प्रोविंस के अंदर नहीं है, ये मेन पेशावर वर्षक रोड पे आईडी है। इसका जी। मतलब है कि उनके पास टाइम था, उन्होंने खोदा, उन्होंने बम लगाया। उस पर बात करेंगे फिर सर, थोड़ी सी फौरन बात है बाइडेन का बयान और इजरायली डेलीगेशन सऊदी अरेबिया। ये है सर आज का मेन्यू। सर मैं एक शुरू यूनाइटेड कर लूं, स्टेट्स। तोरखम से एक छोटा सा कमेंट करके। तोरखम का बॉर्डर बंद हो गया है और ये खतरनाक बात भी है, मगर एक इसमें आप अगर ढूंढना चाहें तो आपको एक पॉजिटिव पहलू भी निकल आ सकता है कि अगर तालिबान ने ये बॉर्डर बंद किया है और उन्होंने तिजारत बंद कर दी है पाकिस्तान से, तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उनके कानून की खिलाफ वर्जी करें और उसको रोकें। और उसके बावजूद कि पाबंदी लगा दी उन्होंने, स्मगलिंग करें और माल आए और जाए। उनके यहाँ तो नहीं है ये पाबंदी, हमारे यहाँ ये जरूर। हमारे जो सारी कस्टम्स और ये इदारे और ये पुलिस और रेंजर ये सब ढीले कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ से तो सब कुछ होता रहता है। लेकिन इनको भी ये पॉजिटिव मौका ये है कि जी ये भी अपना एक प्रॉपर क्रैकडाउन करें स्मगलर्स पे। और जितने जो तोरखम तो मैं 50 दफा गया हूँ, मैं पेशावर में रहता था और रोज हम जाते थे वहां। तोरखम से आगे इन्होंने पूरी अब वो फेंसिंग कर दी है और पता नहीं कहाँ तक की है और कहाँ तक वो इफेक्टिव है। बाद में कुछ टूटी भी थी लेकिन कुछ बन गई दोबारा। कई जगहें ऐसी हैं जहां बॉर्डर से 2-4 मील आगे उन्होंने पहाड़ी रास्ते बनाए हुए, वहां से वो गधों पे और वो खच्चरों पे ले जाते हैं, फ्रिज वगैरह रख के अंदर, और वहां से फिर वो लाते हैं सामान और वो सारा चलता रहता है काम। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास अब ये मौका है कि अगर उन्होंने बंद कर दी तो यार, तो आप यहाँ से बंद कर दें और ये स्मगलिंग का जो ये शोर मचा हुआ है इसको प्रॉपरली ब्लॉक कर दें। हो जाएगा ब्लॉक, अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर दें। तो एक आपका कम से कम जो ये जो बॉर्डर है तोरखम का, स्मगलिंग जहां से बेशुमार होती है, ये आप प्रॉपरली सिक्योर कर लें। फिर आप ईरान की तरफ और उस तरफ डीजल की तरफ और ईरानी तेल की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये आपको अब मौका मिला है करने का। और मेरा ख्याल है अगर तालिबान अफगान हुकूमत ने वो ऑर्डर दिया है तो वो तो इम्प्लीमेंट होगा। वहां का तो कोई मुश्किल है कि कोई उसको ऑर्डर को वायलेट करे और फिर वो बच जाए। तो ये एक पता नहीं अच्छी बात भी है, लेकिन एक प्रॉपर जो लीगल ट्रेड होती है उस लीगल ट्रेड को आप उनसे बात करेंगे जी शुरू करें। डॉक्यूमेंटेड ट्रेड हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो क्योंकि ट्रांजिट ट्रेड उनको अलाउड है बिकॉज दे आर ए लैंडलॉक्ड कंट्री। वो कहीं और से मंगाते हैं, कराची में कंटेनर आता है और आते आके वो फिर तोरखम में जाता है और वहां से वो फिर, और हमारा उससे कोई लेने देने नहीं है। वो खुद बुक करते हैं, खुद फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, सिर्फ वो ट्रांजिट करता है हमारे यहाँ से। लेकिन उसको हमारे लोगों ने जनाब बिलियन डॉलर इनकम बनाया हुआ है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो एक साहब ने फाइल की है कि एक कंटेनर जो कराची से चलता है वो तोरखम जाता है और वापस जब आएगा तो उसको कम से कम 15-20 दिन चाहिए। कंटेनर की बात कर रहा हूँ, एक कंटेनर कि उसको पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके अफगानिस्तान जाना है, वहां से फिर जो भी कुछ लोड करके आना है कराची वापस, तो उसको 15-20 दिन तो सिर्फ ट्रेवलिंग के चाहिए। मगर वो कहता है कि जी ये सैकड़ों कंटेनर एक दिन निकलते हैं हमारे पोर्ट से, 12 घंटे बाद उस दूसरे पोर्ट पर खड़े होते हैं दोबारा लोड करने के लिए। तो वो कहता है ये तो सारा सामान वहां से आता ही नहीं, यानी अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो तोरखम जाता ही नहीं है। ये सिर्फ कराची में ही अनलोड कर देते हैं और फिर वो दोबारा कंटेनर जाके खड़ा हो जाता है दूसरे सामान उठाने के लिए। वो तो ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि ये सब मिले हुए हैं। और बेशुमार पोर्ट एंड शिपिंग का जो महकमा वजारत है, आप ये सोच लें कि एमकेएम वाले दूसरे तीसरे सब वो चाहते हैं कि जी ये महकमा ये वजारत हमें मिले, क्योंकि हर कंटेनर पे रेट फिक्स है, इतने हजार इसके, इतने हजार इसके, इतने हजार वजीर के।
और वो लाखों कंटेनर महीने में निकल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो आ रहे हैं बगैर किसी मेहनत किए और आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। वो पूरा एक सिस्टम, जैसे जरदारी साहब का सिस्टम आजकल बड़ा मशहूर है, ये कंटेनर का सिस्टम भी बहुत मशहूर है। ठीक, इसको समझ अगर बंद कर ले, ये अगर रोक ले, तो ये जनाब हाफिज साहब का काम आधा हो जाएगा, अगर वाकई ये सीरियस हैं तो। अगर मगर इनमें इतने इनके अपने लोग इन्वॉल्व होंगे कि ये कभी हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे इसको हाथ डालने की। असल बिल्कुल बात ये सही, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसी से बात जुड़ी हुई तोरखम के बंद होने से स्मगलिंग को रोकने के, आपने बड़ी सही बात की। और अफगान की हुकूमत ने कहा है कि 2 महीने के बाद पाकिस्तानी करेंसी में कोई आप तजारत नहीं करेंगे, और किसी ने अगर ये स्मगलिंग की उसके बाद हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो ये बहुत एक खुशाइन चीज है। इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज है ना सर, वो है ईरानियन जो डीजल स्मगल होता है ना जी जी पाकिस्तान में। बिल्कुल। सर आपको शायद पता हो, मेरे पास जो पूरी एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, आपका 1/3 जो ट्रकिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, वो ये स्मगल्ड ईरानियन डीजल पे चलता है। अगर इन्होंने इसको बंद किया ना सर, तो आप समझें आपकी ट्रकिंग इंडस्ट्री बंद हो गई। बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा वो, था, सही है या गलत है, 2 बिलियन लीटर, 2 बिलियन लीटर जी सर, तेल मैं मेरे पास, ऑफिशियल अगर आपके पास फिगर्स हैं तो कुछ बताएं जरूर, मगर ये है बहुत ह्यूज चीज है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। सही बात। जी सर बहुत ह्यूज है। 112 सिर्फ कराची के अंदर पंप हैं जो कि ईरानियन डीजल जी जी बेचते जी हैं। जी बिल्कुल। 112, मतलब ये छोटा भी नहीं है कि 1 या 10 या 112। और तो ये मैं देखता हूं सर कि ये किस तरह इस डीजल की स्मगलिंग को, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो इनके साथ मिले हुए हैं जिनकी जी रोजी जी रोटी लगी है। ये सर, फैसल पूरा नसीर, कोयटा कोयटा से और वहाँ बॉर्डर से और बलूचिस्तान से चल के और वो कराची तक जब आता है, तो पूरा इलाका तो ये हमारी फौज और रेंजर्स और फोर्सेस के कंट्रोल में है। ये वहां तो कोई आम पुलिस वुलिस तो है नहीं सर। सर वो तो, 3,000 गाड़ियां नीली ईरानी जो रोज आती हैं, वो कोई रात को आती हैं, वो जी दिन हाँ। दिहाड़े आती हैं। और लंबी सर 4-4 5-5 मील उनकी लाइन होती लाइनें है। होती हैं, बिल्कुल, हाँ कहाँ है वहां बिल्कुल। का कोर कमांडर, कहाँ है वहां का एफसी का साउथ, एफसी नॉर्थ, कहाँ है वहां की पुलिस? ये सब मिले हुए सर। फैसल नसीर जो इस वक्त डीजीसी है, इसका सबसे बड़ा धंधा जो है वो ये स्मगलिंग का था। इसकी बेटी का जहां निकाह हुआ है, वो बलूचिस्तान का, वो हाजी साहब कहते हैं, वो ड्रग्स का और डीजल का सबसे बड़ा स्मगलर है। वाह वाह। जिसकी जिसके ये घर पे आपने इसकी फिर बेटी, नई नई कोई समधियों वाली कहानी फिर निकाल ये दी नया है। समधी है। अच्छा सर, दूसरे समधी का भी बताऊं, समधी तो नहीं है। इसकी इसकी आसिम मुनीर की बहन का खाविंद है, उसका नाम है जैकब शाह। वो रहता है लंदन में। वो अब फ्रंट मैन बना हुआ है आसिम का। वो लोगों के काम करवा रहा है और आगे से फिर कमीशन लेता है। उसका बेटा जो है जैकब शाह का मेजर है। इसको आसिम का स्टाफ ऑफिसर था, फिर उसको अपने, चूंकि फौज में बन गया है, उसको स्टाफ कॉलेज भेजा लंदन में, अब उसको करवा के वापस इसका स्टाफ ऑफिसर है। ये इतना बड़ा माफिया है सर, ये ऊपर से कुछ कहता है सर, तो कुरान ये की हाफिज आयत। साहब, हमारे चीफ साहब जब फरमाते हैं कि जी मैंने स्मगलिंग को रोकना है, मैंने इसको रोकना है, मैंने ये महंगाई को रोकना है, तो उससे कहो अपने घर से शुरू करें ना, तो आधा काम तो वही पूरा हो जाएगा। अपने बहनोई को रोके पहले। जी और अपना जो पिछला आर्मी चीफ है जिसने 12 अरब के, जी जी इस वक्त ऑफिशियल हमें पता है उसने असासे बनाए हैं। और आपको तो मैंने सर शायद पिछले वीलॉग में कहा था, आपको नहीं कहा था, बाजवा की जब बेल्जियम की प्रॉपर्टी की दस्तावेजात इमरान खान के पास पहुंची, ये अर्ली 21 की बात कर रहा हूँ, 2021 की, इमरान खान ने इससे कहा कि ये दस्तावेजात मेरे पास हैं, ये सच है या गलत है? कहता है गलत है। उसने कहा अच्छा गलत है, तो तुम इसका दिफा कर सकोगे? तुम कहोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए कि देखो ये मेरे पास है कि ये तुम्हारे बेटे के नाम पे, वो 4-5 कंपनियां बीच में थी, तो तुम इसको प्रूव कर दोगे कि गलत है? तो वो बड़ा, क्या आप मेरे पर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर ये मेरे तक पहुंच गई, ये मीडिया में आएगी, तुम उसको डिफेंड कर सकते हो। और अगर ये तुम्हारी है, तो आया तुम मनी ट्रेल दे सकोगे कि मैंने पैसे कहां से कमाए, और फिर मैंने ये बेल्जियम का फार्म कैसे खरीदा? तो बड़ा नाराज हुआ। तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले करें। आपके इतने जर्नैल
जो इतने करप्ट हैं। एक बंदा वो जो जिसको इन्होंने चेयरमैन वापडा लगाया है, सर फौज के किसी अफसर से पूछ ले कि वो कितना करप्ट है, हर सही कह बंदा रहे हैं। कहेगा कि वो करप्ट है। एनडीएमए का चेयरमैन निकाला, तो जब इसने उसको, वो इंजीनियर इन चीफ था ये बाजवा, उसको निकाल रहा था, उसने कहा तू मुझे क्यों निकालता है? उसने कहा कि इसलिए तेरे खिलाफ करप्शन के बड़े चार्जेस हैं। कहते कौन कहता है? उसने कहा तेरा सारा कोर्स कहता है कि तू करप्ट है। तो इतनी करप्शन है सर फौज में सीनियर लेवल पे। बाबर इफ्तिखार, सर मैं आपको ये मुबैना तौर पे कहना चाहिए, इसी की एविडेंस नहीं है, बाबर इफ्तिखार प्रॉपर्टी खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया में, 5 कोर कमांडर प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में खरीद रहा है सर। तो भाई हाफिज, तू इधर से शुरू कर, तू ये कहा सर तूने। ऐसी बातें तो खैर बेशुमार हो रही होंगी जिसका हमें पता नहीं है और प्रूफ नहीं है, वो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें जब सामने आएंगी तो फिर आएंगी, सर लेकिन जिन चीजों का पता बाबर है। इफ्तिखार का तो मैं प्रूफ लेके आपको लेके आके दिखाऊंगा, ठीक है ना, चले, इंशाल्लाह। जिन चीजों का हमें पता है कि 3-3 4-4 मील लंबी हजारों ट्रक जो है ईरान से आके खड़े हुए हैं तेल अपने डिलीवर करने के लिए, वो तो सामने है। आप अगर सैटेलाइट से देखेंगे तो आपको वो सैटेलाइट से उसकी लाइनें नजर आ जाएंगी, गूगल पे नजर आ जाएंगी आपको, और हर जगह नजर आ जाएंगी। उसके लिए तो कोई प्रूफ आपको नहीं चाहिए, वो सारा स्मगल्ड माल है, उसको रोकने में कौन सी देर लगती है। और अगर आपने स्मगलिंग के खिलाफ काम ही करना है और कुछ करना है वाकई सीरियसली, बातें नहीं बनानी खाली, तो फिर ये मौजूद है, ये सारी जो नजर आ रहा है, इसको तो पहले आप रोक देना। ये कहे ये तो शटअप हियर, जैसे अब तालिबान ने जैसे काम किया है कि जी 2 महीने में नो ट्रेड विद, अब देखते हैं कि कौन ट्रेड करता है। तो एक्शन तो ऐसा ही होता है, अगर एक्शन होना है तो, और बातें करनी है तो फिर आप बातें भले करते रहे सुबह से शाम तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये कह रहा है स्मगलिंग, दूसरा सर करप्शन, कि मैं जी करप्शन खत्म कर करप्शन भी ये इसी तरह की बात है। हाँ करप्शन। बिल्कुल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जी हाँ। हमजा, दूसरा उसका बेटा जो बड़ा फ्रॉडी है सबसे बड़ा, मरियम, आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी के जितने टाउट, शर्जील मेमन, इनको पकड़े ना सर। इनको क्यों नहीं पकड़ता? सारे तो भाग चले गए, एक मरियम रह गई, वो भी अब निकल जाएगी, आप देखना वो भी खिसक जाएगी। और जी हम हाँ। देखेंगे कि किस दिन आसिफ मुनीर, आसिफ नवाज शरीफ को पकड़ता है, कैद करता है, किस दिन शहबाज शरीफ को पकड़ के कैद सर करता आप है। ये इनको पकड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे तो किसी ने वो भेजा था, एक तस्वीर भेजी थी कि नैब ने, ये तो करप्शन पुराने वालों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, नए वजीर आजम साहब जो हमारे काकड़ साहब आए हैं, इनके खिलाफ जितने केस रजिस्टर्ड थे वो नैब ने सारे निकाल दिए, फारिग कर दिए कि जी नहीं ये केस बेकार है, इनको उनको छोड़ दिया कि जी जाए वापस करिए। अब ये अगर करप्शन पकड़ने जा रहे हैं तो ये पहले अपने अपने जो करीबी चोर हैं इनको छोड़ देंगे और उसके बाद पुराने चोरों को पकड़ेंगे। यार कैसी फजूल की बातें करते हैं ये, लोगों की आंखों में धूल फेंक रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। कुछ सर फायदा नहीं ये होगा, इनको टाइम जाया हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये फिर इसी तरह ये चलते रहेंगे, ये इधर से उधर लुढ़कते रहेंगे सर। सर सादिक संजरानी, चेयरमैन ये सेनेट, उसका भाई, उसका मैं पहला नाम भूल रहा हूं, वो भी संजरानी है, और काकड़, इन ये तीन की सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर लें कि इनके पास पैसा कहां से आया। आप वो माइनिंग दूर माइनिंग सर, माइनिंग 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 एंड माइनिंग। सर, माइनिंग तो चलो ऑफिशियल एक कारोबार भी है ना, लेकिन उसके अंदर फ्रॉड, गबन, हाँ हाँ, वो तो खैर जाहिर है। मैं वो कह रहा हूं ना सर, वो बिल्कुल। इन्वेस्टिगेट करें ना कि वो कहां से आया। सर ये एक डीएचए का एडमिनिस्ट्रेटर था क्वेटा में, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर था इंजीनियर्स का, और उसको 1.5 महीना पहले हेलीकॉप्टर्स आए हैं एसआईबी के, ये बहुत सख्त एक यूनिट है फौज की, अफसरों को उठाती है, बड़ी उनको मारती पीटती है, उसको उठा के ले गए। वो बंदा ऐसा अफसर था जो कि जिसने जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, और उसका कोई ये पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जो इसके फौज के अंदर जो अच्छे अफसर हैं, जो दिलेर हैं, जो गलत काम नहीं करते, जो अथॉरिटी नहीं मानते, उनके साथ, और हो सकता है उससे कुछ बढ़ चढ़ के कुछ और भी बातें की हो। तो ये सर आवे कावा खराब है। मैं से भाई साहब,
खैर की उम्मीद इनसे ना रखें, प्लीज़। नहीं, उम्मीद तो कोई खैर की नहीं है सर। उम्मीद तो हमें पता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलना है, ये कहाँ जाएगा, ये क्यों कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक ये जा सकते हैं, कहाँ तक इनकी यानी लिमिटेशन है। और मसला वही है कि ये लोगों को गोलियां दे के और लोगों को बोल बचन करके अपना रोज डे टू डे काम इनका चल रहा है। किसी दिन कोई स्टेप बीच में से रुक गया तो ये फिर मामला इनका बैठना शुरू हो जाएगा। इनका कोई ना लंबा प्लान है, ना लंबा कोई इनके पास इस तरह का कोई मिशन है, ना इनके पास सपोर्ट है। हर जगह लोग देख रहे हैं इनको कि जी आज ये क्या गलती करते हैं, आज ये कहाँ लुढ़कते हैं, फिर वो लोग इन पे झपट्टा मारेंगे। और यही इनका हाल है और चलते रहेंगे। जितने दिन अगर ये संभल के चलते रहे तो चले। जिस दिन ये इनका पांव डगमगाया तो मामला फिर देखे किधर जाता है। और ये हर तरफ इतनी नफरतें, गुस्सा लोगों में। अब आप चित्राल की बात कर रहे हैं, चित्राल में तो वो तालिबान आ रहे हैं। ये बाकी वजीरिस्तान और दूसरे इलाकों में लोग निकल निकल के जो आ रहे हैं खुद, और वो फौजी गाड़ियों को गुजरने नहीं देते अब। तो वो ये सब मामला जो पक रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो आखिर पहुंचेगा, इसका कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना आखिर। सर मुझे पता है, वैसे बहुत अफ़सोस होता है जब मैं ये जवान, हवलदार, कोई सूबेदार, कोई बेचारा यंग लेफ्टिनेंट कैप्टन शहीद होता है। बिकॉज़ मैं बताता हूँ, ये जब उस उम्र में बेचारे जी यंग होते हैं ना, ये होते हैं पुरजोश कि जी जी हम जी कौम की खिदमत कर रहे हैं। वो अफ़सरों ने बताया कि जब कोई बेचारा शहीद हुआ, उसको हाथ में पकड़ा हुआ, तो उसने कहा कि सर, मैंने कौम के लिए अपनी जान दे रहा हूँ, पता था वो मर रहा है, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। तो जी सर, ये इस तरह के लोग हैं हमारी फौज में। लेकिन अफसोस ये है कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं जर्नैल, जिन्होंने ये बिच्छुओं की तरह, जिन्होंने सांप की तरह इस इदारे पर भी कब्जा कर लिया, उसको इस्तेमाल करते हैं, और इस मुल्क पे भी कब्जा कर लिया है। ये जब, मुझे तो लगता है ये अंदर, फौज के अंदर से भी आतिशफशां फटेगा। बिकॉज जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं अफसरों के साथ, उन अफसरों के साथ जो इनके खिलाफ जाते हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ करते हैं, उनके खानदान वालों के साथ करते हैं, एक ना एक दिन वहां से भी आतिशफशां फटेगा। अल्लाह ना करे, उसका क्या असर होगा वो तो बहुत खतरनाक। सर, मैं एक आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इमरान का खैर तो साइफर केस तो आगे हो गया, 14 सितंबर, अब देखते हैं क्या है। मुझे नहीं लगता वो उसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। ये अलवी साहब सर इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे? 2 दफा मिल चुके हैं लॉ मिनिस्टर से। सर, अलवी साहब कुछ मुझे कंफ्यूजन में लगते हैं, लेकिन अब उनकी जो लीगल पोजीशन है वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी कोई लीगल पोजीशन नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी इनको पास कोई इख्तियार नहीं है। मगर मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर ये बैठ ही ना सकते। इनको फिर फारिग हो जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। इख्तियार की तो कहीं मुझे नजर नहीं आया कि जी अगर आप प्रेसिडेंट हैं और आपका खत्म हो गया तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो आपके इख्तियार तो वही हैं। और पहले भी होता रहा है कई दफा, जब इंटरिम प्रेसिडेंट आके या कोई दूसरे प्रेसिडेंट चेयरमैन सेनेट आके बैठते हैं तो फुल पावर उनके पास होती है, जो कुछ वो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो इनके पास भी मेरे ख्याल है फुल पावर है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको पावर नहीं है। करेंगे क्या ये, असल बात ये मेरा ख्याल है, ये देख रहे हैं कि ये कोर्ट अभी कहाँ जाती है। ये एक तो नैब का केस, अब आप लेटेस्ट अगर आपके पास है तो बताइएगा कि नैब का केस क्या सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया, या अभी मेरा ख्याल है जजमेंट उनका आना है। आना है सर। वो हमारे चीफ साहब के जाने से पहले 2-4 दिन अगर हैं तो उसमें आ जाएगा। अगर वो आ जाएगा तो वो एक बड़ा माइलस्टोन होगा। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब कुछ उसको देख के आगे चलें। और अगर वहां पे भी हमारे कोर्ट जैसे फारिग हो गए बैठ जाती हैं और कुछ नहीं करती, तो फिर मेरा ख्याल है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लिखी हुई किताब है ना, उस पर अमल करने वाले अगर अमल ही नहीं करना चाहते और वो उसके बाला बाला जो मर्जियां करते रहे, लिखा हुआ तो लिखा हुआ है। मुझे एक याद आता है, ये बड़ा एक मजेदार किस्सा। मैं कुछ 2-4 साल के लिए लीबिया में काम करता था। तो कर्नल गद्दाफी बड़े पावर में थे उस वक्त, और वो मुल्ला जो थे उनको वो बड़ा तंग करते थे। उन्होंने एक दिन तकरीर की, वो हर जुमे को तकरीर करते थे। उन्होंने जो कह के मुल्लाओं से कहा कि तुम मुल्ला और तुम ठीक है सीधे हो जाओ, ये कुरान शरीफ जो है तुम पढ़ते हो अरबी में, मुझे भी अरबी आती है और मैं भी खुद भी डायरेक्टली पढ़ लेता हूँ, मुझे भी समझ आती है।
ये कुरान शरीफ को मैं उठा के उधर वो अलमारी पे रख दूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा तो वो मुल्ला साहिबान सारे जो थे ना वो सीधे हो गए। तो ये आइन की किताब जो है ना, या आप इसको अब रख लें या इसको आप उठा के ऊपर रख दें अलमारी में, और फिर जो करे करना है, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप इलीगल होंगे और सारी दुनिया कहेगी कि जी इलीगल रजीम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रजीम है, और हर इलीगल रजीम यही करता है, तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन आप इसको लेके आप जो मर्जी आती है मान लेते हैं, जो मर्जी आती नहीं मानते, इस तरह नहीं चलता। ये आधा तीतर आधा बटेर जो है ना, और इसमें ना आप इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, ये सारे हर चीज का आप बेड़ा गर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं मानता, ये होगा ये नहीं होगा, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और आपके बाकी इदारे जो है ना, उनको भी उस पर चलना पड़ेगा कि ये आप आइन को मान रहे हैं नहीं मान रहे, आप कानून को मान रहे हैं नहीं मान रहे, या बस फ्री फॉर ऑल है। तो फिर फ्री फॉर ऑल है, जिसका डंडा चलेगा, जिसका हाथ लगेगा वो चलाएगा। तो ये बड़ी सिचुएशन खराब है, और अभी अलवी साहब मेरा ख्याल है देख रहे होंगे शायद कि क्या होता है इनके केसेस का, और खासकर नैब के केस का और इमरान खान के केसेस का। जी सर। ठीक है। सर, ये इस पे ये जो 3 बड़ी मेजर रेजिग्नेशंस हुई हैं पिछले चंद महीनों में, आफ्ताब शाह नैब का चेयरमैन, फिर डिप्टी चेयरमैन जो है उसने भी रिजाइन कर दिया, ताहिर शाह ने, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर उसने भी रिजाइन कर दिया था पिछले हफ्ते। अब केपी के एडवोकेट जनरल ने फजल शाह मोहम्मद ने भी रिजाइन कर दिया। ये क्यों आ रही हैं रेजिग्नेशंस आपकी नजर में? सर ये मुझे बेसिकली सही आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि जो नैब के चेयरमैन साहब हैं, जो जनरल साहब हैं, उनको उनको मैं वॉशिंगटन में जब वो डिफेंस अटैची थे तो उस वक्त से मैं जानता हूं, उनसे सलाम दुआ भी थी, और वो बड़े अच्छे आदमी मुझे लगते थे। उस वक्त उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। अब मेरा ख्याल है उन पे भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि नैब तो एक इस वक्त टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बना हुआ भाई है। साहब, एक मिनट, सॉरी, जस्ट टू करेक्ट, ये जो मौजूदा नजीर मिस्त्री जिनको कहते हैं, इन्होंने नहीं रिजाइन किया, इनसे नहीं पहले नहीं जो जी, आफ्ताब नजीर जी नजीर जनरल नजीर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। ये उस वक्त तो बहुत अच्छे थे। अब जो है ना, इनके अंडर जितने लोग हैं, इनके ऊपर या तो प्रेशर है उल्टे काम करने का, वो नहीं करना चाहते, या उन्होंने उल्टे काम नहीं किए और उस वजह से उन पर प्रेशर है कि तुम निकलो यहां से, तुम हमारी बात नहीं मानते। तो ये एक इंटरनल स्ट्रगल नैब में बिल्कुल मुझे नजर आता है कि अंडर जनरल नजीर ये चल रही होगी, कि उनको ऊपर प्रेशर होगा बाकी लोगों का, आउटसाइड फोर्सेस का, कि जी आप ये करें, इस तरह करें, इस तरह करें। और नैब एक पॉलिटिकल टूल है। जनरल नजीर अगर पॉलिटिकल टूल बन गए हैं तो फिर तो नैब एक तरह की होगी, अगर नहीं बने हैं तो फिर स्ट्रगल अंदर चल रहा होगा। अब इसकी खबरें अगर आए बाद में कि जी क्यों रिजाइन किया और क्या वजूहत थी, तो फिर ज्यादा जरा रोशनी आएगी कि जी क्या होता है, क्या हो क्या रहा है नैब के अंदर। मैं मगर कोशिश नैब का अभी तक कोई रोल है नहीं, सिवाय इसके कि वो एज ए डंडा इस्तेमाल हो अपोनेंट के खिलाफ, बस। तो यही रोल अभी नजर आ रहा है। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इनमें से एक आदि के साथ मेरा राब्ता हो गया है, मैं उनसे जी जी ऑफ जी, द रिकॉर्ड पता पूछूंगा। चल जाएगा। वो आजकल कोई चीज छुपी नहीं रहती सर। सर, ये लतीफ खोसा साहब को भी घेरने के चक्करों में अब आ गए हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने बगावत के केस दर्ज कर हाँ दिए जी, वो तो गुजरांवाला। 14 तारीख का उन्होंने अल्टीमेटम जो दे दिया है लॉन्च करने का, तो वो उनको कुछ पेट में दर्द तो होगा ना सर। और हम्म। लतीफ खोसा साहब की अब पोजीशन यही है कि वो उनकी अपनी एक स्टेचर है, एतजाज साहब का स्टेचर है, वो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने स्टैंड लिया है। उनकी अपनी पार्टी उनको छोड़ गई है, वो पार्टी से शायद निकल भी गए हैं, या है या नहीं है, मगर ये कि वो निकाल दिया, निकाल दिया। निकाल दिया होगा उन्होंने। तो उनका सिर्फ स्ट्रेचर इसी बात पे है कि वकील उनके साथ हैं और लोग उनके साथ। तो हम्म। ये हुकूमत को, फौज को तो ये पसंद नहीं है कि कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जिसके साथ लोग भी हों, जैसे इमरान खान है, जिसके साथ वकील भी हों। वकील क्योंकि एक प्रोफेशनल वो हैं, और वो उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो इनको बड़ी परेशानी होगी कि जी हमने पॉलिटिकल पार्टी को, इमरान खान की पार्टी को तो अभी तक दबा के रखा हुआ है, लेकिन अगर ये निकल गए और इससे फिर मामला फट गया तो फिर सारे लोग ही निकल आएंगे। तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। और ये मेरा ख्याल है लड़ाई जो होगी 14 के बाद वकीलों की और फौज की, इसमें मार्का होगा, और इसी से फिर डिसाइड होगा कि ये सारा सिस्टम कहाँ जा रहा है। और सर, खोसा ये साहब तो
बड़े जनरल हैं तो उनको डायरेक्ट अटैक करना तो ज़रूरी है। सर ये एतजाज साहब पे भी आप सोचते हैं कि शायद उन पे भी हो जाए? हुँ। सर ये कायदे-आज़म की मैं दिखाना चाहता हूँ, आज सुबह मैंने वीलॉग किया उसमें भी दिखाई, लेकिन आज भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने फ़ौज के मुतल्लिक क्या कहा कि आप ये ना भूलिए कि आप जो अफ़वाज हैं, हम लोगों के आप नौकर हैं, आप जी, नेशनल जी। पॉलिसी नहीं बनाते, हम बनाते हैं सिविलियन और हम फ़ैसला करते हैं सारे मामलात का। आपका काम सिर्फ़ ये है कि जो आपको काम दिया जाए और हुक्म दिया जाए, आप वो करें। ये सर कायदे-आज़म ने कहा है फ़ौज बिल्कुल। के मुताबिक। अब ये कायदे-आज़म तो सर रहे नहीं और उसके बाद जो लोग आए वो फिर नौकर ही बन के रहे, तो कायदे-आज़म तो अपना काम कर गए थे जो कुछ उन्होंने करना था, और जब तक वो थे तो ज़ाहिर है फिर फ़ौज उसी तरह थी जैसी होनी चाहिए। और उसके बाद के लोगों के अब कहाँ-कहाँ, किस-किस पे क्या-क्या रोया जाए सर, अल्लाह सर ये मालिक है। रोने की एक तस्वीर दिखाऊँ, ये भी मैंने दिखाई। सर ये जी, जी। 11 सितंबर 1948 की तस्वीर है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल की। ये जो जी, आप लोग देख रहे हैं ना बिल्कुल परेशान, इधर-उधर देख रहे हैं, ये अफ़सर हैं, इनको खबर अभी मिली थी कि कायदे-आज़म की इंतकाल हो गया है, तो ये ओहो! नमाज़े जनाज़ा के लिए आए हुए हैं ग्राउंड में। ये अच्छा, सबसे बाईं तरफ है सर जनरल रहीम बाद में जो बने उस वक़्त कैप्टन रहीम हैं। ये जो है ना सर बीच में सामने जो दूसरे नंबर पे ये है मेजर हमीद, ये बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हमीद बने, ये वो मुच्चू हमीद नहीं है ज़िया वाले, अच्छा, जो अच्छा, उनके अच्छा, बड़े दूसरे। अजीब थे, ये अच्छे हमीद थे इनको, मोटू हमीद। उनके साथ ये जो काली ज़रा वर्दी है ये मेरे वालिद साहब हैं सर, मेजर एसजी हाँ, मेहदी, ये उस वक़्त कंपनी कमांडर होते थे कासिम कंपनी के और उनके साथ हैं ये कैप्टन तारिक शब्बीर इनका सज्जाद, ये मैं नहीं जानता कौन है। तो ऊपर हमारे वालिद साहब ने लिखा हुआ है पासिंग अवे ऑफ अ लेजेंड काइड्स डेथ नीचे लिखा है 11 सितंबर 1948 पीएमए काकोर। जी, सर जी, आज ये भी फौजी थे जिनको इतना दुःख हुआ था सर। नहीं, ये तो ख़ैर ज़ाहिर है कि दुःख तो हर एक को ही था, लेकिन बस उसके बाद जो लोग आए हैं और जो लीडरशिप हमारी आई है, उनमें ना जान थी, ना हिम्मत थी, ना कोई ख्वाहिश थी कि वो कंट्रोल करें, एग्ज़ाम्पल सेट करें, और उनको फिर फ़ौज ने करने भी नहीं दिया। वो फ़ौज जब एक दफ़ा चढ़ाई करके चढ़ गई घोड़े पे, तो फिर घोड़े पे चढ़ गई, फिर उसको फिर रोकने वाला तो अभी तक तो कोई ऐसा, सिर्फ़ एक बीच में मौका आया था जब 1971 में भुट्टो साहब ने थोड़ा-सा कंट्रोल हासिल किया था, वो भी पूरा मुल्क आधा जब टूट गया था, उसके बाद उनको ये मौका मिला था। मगर वो भी 1 आध साल में ज़ाया हो गया और फिर दोबारा वही हुँ, शुरू हो गया हुँ, काम। तो ये अल्लाह खैर करे कि हम इससे पहले कि और कोई इस तरह का नुकसान हो और फिर फ़ौज को कंट्रोल करें, ये पहले ही अपने रास्ते पे आ जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहले भी पहुँचा चुके हैं, अब फिर पहुँचा रहे हैं, और अब इनके जो प्रोग्राम बना रहे हैं, उससे लगता है कि और ज़्यादा नुकसान पहुँचने की भी ये अ, हो सकता है कि पहुँचे। तो ये सब सोचना चाहिए इनको कि जी कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये, सर ऐसे होता नहीं है। आपका क्या ख़्याल है आखिरी सवाल आपका क्या ख़्याल है ये लावा कब फटेगा? सर ये लावा बहुत पक चुका है, बहुत पक चुका है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि ये लावा बिजली के बिलों के जो हिसाब-किताब हुआ था, वो अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो इन्होंने ये अपना मीटिंगें कर करके ये फलाने इतने 100 यूनिट कम कर रहे हैं और इतना हम बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा लोग देख रहे हैं। मगर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह के जो अब जो सिचुएशन आ गई है, और ये फिर पकेगा, और फिर इसके आगे जब आप जाएँगे और महँगाई होगी और कीमतें बढ़ेंगी, फिर और फटेगा। तो सर ये महीनों की कोई ना बात कोई एक एक ट्रिगर होता है जी, एक ट्रिगर होता है। जैसे मैंने एक दफ़ा कहा था अयूब खान के बारे में कि एक लड़के ने उठ के गोली चला दी थी उस पे, तो वो फिर उसके बाद वो डाउन एंड डाउन था, ही वाज़ गॉन। उसके बाद वो उठ नहीं सका, सही कह रहे नहीं हैं। उठ सका, क्योंकि वो सारा जो भरम जो होता है ना, वो भरम एक दफ़ा खत्म हो गया, फिर वो दोबारा नहीं बनता। तो बिल्कुल। ये इसी तरह का कोई वाक़या या इनको अल्लाह खैर करे कुछ इस तरह का वाक़या ना हो, लेकिन ये कि बच के रहें इससे पहले कि कोई इस तरह का वाक़या हो। ज़रा अपने हालात ठीक कर लें और लोगों को मिला लें, लोगों के साथ चलें। फ़ौज और अवाम एक साथ चल सकती है सर। अवाम फ़ौज से लड़के और फ़ौज अवाम से लड़के कुछ नहीं अचीव कर सकती, और मुल्क का बिल्कुल, बिल्कुल बेड़ा गर्क होना ही होना है इस हालात में। ठीक। बहुत शुक्रिया चलें शाहिद सर? भाई साहब।
अल्लाह सुब्हान थैंक यू ताला सर। आपको खैरियत रखे, ज़ुबान रखे। बहुत खुशी हुई सुन के माशाल्लाह सेहत में बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई है। नहीं, नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ने वाले हैं शाहीन साहब, अल्लाह सुब्हान सर ताला हम तो उनको यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, जो जंग तो वहाँ लोग लड़ रहे हैं, असली बिल्कुल, बात तो वो है। बिल्कुल बिल्कुल, सर, वो असल जंग तो वो लड़ रहे हैं और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतें काट रहे हैं, टॉर्चर में हैं, बुरा हाल है, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन, अल्लाह सुब्हान ताला बिल्कुल। उनकी मुश्किलें आसान करे, जो बेचारे शहीद हो गए हैं, जैसे कि हमारे अरशद शरीफ, ज़िले शाह और पता नहीं कितने जी, जी, सैकड़ों जी। लोग हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है, अनसंग हीरोज़ हैं सर, अल्लाह सुब्हान ताला उनके नहीं, दर्जात बुलंद इमरान करे। रियाज साहब जैसे पता ही नहीं है यार। अब मैं सोच-सोच के परेशान होता हूँ यार, कुछ बताओ तो सही यार, ज़िंदा है, मर गया, पकड़ा है, नहीं पकड़ा, किसके पास है, कहाँ गया, गायब हो गया, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होता सर। अल्लाह अकबर! सर इजाज़त चलें दीजिए सर, अगली से मुलाकात होगी। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही खुदा आमीन। हाफ़िज़ अस्सलाम सर। वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर।